हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की। और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन क्लासिकल फिजिक्स का पार्ट है। ठीक है, मतलब आज हम जो टॉपिक लेने जा रहे हैं आपके लिए, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ये जो अपन टॉपिक लेने जा रहे हैं, ठीक है, जिसको कई बार अपन न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी कहते हैं, है ना। न्यूटन के समय की मैकेनिक, न्यूटोनियन, ठीक है, मैकेनिक्स। ये अपना बहुत पुराना टॉपिक है, 1642 से 1727 के समय का टॉपिक है, न्यूटन का समय है ये। यानी इस चैप्टर में अपन जो चीजें पढ़ते हैं ना, देखते हैं किताब में पुली बनी है, या तो देखते हैं कि वेज बना है, इंक्लाइन प्लेन बना है, या टेबल पे चेन रखी है, तो ये सारी चीजें इसलिए क्योंकि ये इस जनरेशन की बात है भाई। हाईटेक बातें इसमें नहीं होंगी, है ना, इसमें बंदर लटका होगा, ऐसी चीजें होंगी। तो यार होता क्या है ये लॉज ऑफ मोशन, और ये क्यों आ गया। अभी तक आप जो पढ़ रहे थे वो था काइनेमैटिक्स, ठीक है। मेरे ख्याल से सबने अब तक काइनेमैटिक्स पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा है तो चैनल पे वीडियोस हैं, आपको सर्च करना है मोशन स्ट्रेट लाइन फिजिक्स वाला या काइनेमैटिक्स फिजिक्स वाला। एनीवेज, काइनेमैटिक्स हमें क्या बताता है? काइनेमैटिक्स हमें बताता है व्हाट इज द इफेक्ट, ठीक है, मतलब जो हो रहा है वो दिखता है कि बॉडी की स्पीड चेंज हुई, बॉडी एक्सेलरेट कर रही, बॉडी ने इतना डिस्टेंस कवर किया। पर ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं, क्यों बॉडी चल रही है, क्यों बॉडी रुक गई, व्हाई रेस्ट एंड मोशन। काइनेमैटिक्स का अगर दूसरा नाम देखो तो होता है रेस्ट एंड मोशन। तो हमें ये पता करना है रेस्ट और मोशन हो क्यों रहे हैं, यानी अब हमें जाना है इसके कॉज में, और जो कॉज है वो है डायनेमिक्स ऑफ मोशन। डायनेमिक्स ऑफ मोशन, डायनेमिक्स में वैसे कॉज और इफेक्ट दोनों ही कवर होते हैं, ठीक है, बट बेसिकली कॉज के बारे में हमको बात करनी है कि मोशन क्यों होता है, मोशन कब रुकता है, मोशन का कॉज क्या है। तो अब हमें कॉज के ऊपर बात करनी है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में। सो व्हाट इज द कॉज ऑफ मोशन। जैसे मान ले भाई, अपने पास कोई एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, उसका स्पीड है मान ले u, कुछ जुम 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 कुछ हुआ और उसकी स्पीड हो गई v, ठीक। तो यहां से यहां इस बॉडी की स्टेट चेंज हो गई। क्या चेंज हो गई? रिपीट विथ मी, क्या चेंज हो गई? स्टेट चेंज हो गई। ये स्टेट क्यों चेंज हुई, क्यों चेंज हुई, हमें कॉज पता करना है। तो स्टेट इसलिए चेंज हुई क्योंकि इसके ऊपर लगा है फोर्स। क्या लगा है? फोर्स। फोर्स इज दैट कॉज विच चेंजेस द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो हमारा चैप्टर है, इसमें अपन पूरी बातें करेंगे सिर्फ और सिर्फ फोर्स पे, सिर्फ और सिर्फ फोर्स पे। अगर आप ये चैप्टर आपने किताब में देखा है या कम से कम कहीं देखा है तो आपको पता होगा सिर्फ फोर्स पे पूरा चैप्टर बना है। यानी फोर्स की डिटेल में जाना है, एकदम तरह तरह की फोर्स, फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाएंगे, लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, सबको बारी बारी से पढ़ेंगे और सबके बारी बारी से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज हम इसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर ले रहे हैं। सबसे पहला जो चीज हमें डिस्कस कर लेनी चाहिए वो है फोर्स। थोड़ा बहुत आपको बेसिक आइडिया फोर्स पे होगा ही। तो अभी हम क्या बात करते हैं कि फोर्स क्या है। आज के लिए हम क्या बात कर ले, फोर्स एक कॉज है जो क्या करती है, स्टेट को चेंज करती है। फोर्स की यूनिट वगैरह आप लोग को पता है। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। और जो फोर्स, ये कौन सी यूनिट है? एसआई। और फोर्स की एक यूनिट और होती है जो सीजीएस यूनिट है। तो सीजीएस यूनिट कौन सी होती है भाई? डायन नहीं डायन नहीं, डाइन, ठीक है। ये फोर्स की बात हो गई। फोर्स कैसी क्वांटिटी है? स्केलर है कि वेक्टर है? तो सबको पता है फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स के एसआई यूनिट वगैरह आप लोग को पता है। फोर्स क्या है? एक कॉज है जो चेंज करेगा। और हमें क्या देखना है? रेस्ट एंड मोशन को देखना है, फोर्स कैसे चेंज करता है। बच्चों एक थोड़ा सा बात कर लेते हैं आपसे टाइप्स ऑफ फोर्सेस पे, किस किस तरह की फोर्स हमें डील करनी पड़ेगी। टाइप्स ऑफ फोर्सेस, तो फोर्सेस कितनी तरह की होती हैं? अनंत प्रकार की। अनंत प्रकार की फोर्सेस हैं यार, मतलब लिखते जाऊंगे यार खत्म नहीं होगी। देखो, एक फोर्सेस होती है अपनी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब जब पूरा चैप्टर ही फोर्स पे, तो फोर्स पे तो बातें करेंगे। एक होती है अपनी कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। कुछ और फोर्सेस भी होती हैं, जैसे हमारी वीक फोर्सेस, वीक फोर्सेस। कुछ हमारी होती हैं न्यूक्लियर फोर्सेस, न्यूक्लियर फोर्सेस, ठीक है। तो अपनी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सी है? जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। दो ऑब्जेक्ट
एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दो चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं। जैसे मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स भैया क्या, जैसे अपन देखते हैं ना, एक नॉर्थ पोलू होता है, एक साउथ पोलू होता है ना, एक दूसरे को दोनों क्या करते हैं, अट्रैक्ट, या नॉर्थ टू नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करता है। कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होती हैं, इस पे ज़्यादा चर्चा करनी है हमको। यहाँ से हम सिर्फ इसकी बात करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स की, इस चैप्टर में, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक फोर्स हमारे 12th क्लास के सिलेबस में है। ठीक है ना भाई, ठीक है, किसमें है, 12th में ना। तो अभी तो उसकी बात करोगे नहीं, 11th पढ़ने में ही हालत ख़राब हो रही है अपनी तो है ना। तो इसकी बातें अपन 12th में करेंगे। ये अपना क्लास 11th में ग्रेविटेशन, और इसके लिए तो आप देख ही रहे हो कि भाई साहब, मतलब ये फोर्स इतनी अच्छी लगी कि इसके लिए पूरा पूरा चैप्टर बना दिया। ले ले तू, आपने देखा होगा ना किताब में ग्रेविटेशन नाम का चैप्टर है, और वो भी किसने दिया है, न्यूटन ने दिया है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। फिर कॉन्टैक्ट फोर्स है, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात होगी इस टॉपिक में। और कॉन्टैक्ट फोर्स बच्चों बेसिकली हमारी टेंशन फोर्स, सुना है क्या, जो स्ट्रिंग वगैरह में होती है, कैपिटल टी। नॉर्मल रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन सुना होगा, परपेंडिकुलर लगता है, इसके लिए हम यूज करेंगे कैपिटल एन। और स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग में आने वाली फोर्स, इसको हम बोलेंगे एफएस, या कई लोग बोलते हैं एफएसपी, या फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। तो यहां से हम टेंशन की बहुत बात करेंगे, नॉर्मल रिएक्शन की बहुत बात करेंगे, स्प्रिंग की थोड़ी देर बाद स्प्रिंग की बात करना स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में ये नहीं आएगा, और फ्रिक्शन की बात भी अभी काफी टाइम लगेगा फ्रिक्शन तक पहुंचने में। तो बेसिकली अभी हम टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन पे डील करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स से भी डील करेंगे, स्प्रिंग फोर्स से भी डील करना स्टार्ट कर देंगे। बच्चों ये क्या है, वीक फोर्सेस। कॉन्टैक्ट तो समझ रहे हैं ना, जिसमें कॉन्टैक्ट हो, है ना। वीक फोर्सेस क्या होती हैं, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, जो वांडर वॉल फोर्स पड़ी होगी केमिस्ट्री में कि बहुत ही वीक फोर्स होती है। न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है, न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्स हो, जैसे एक प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर साथ में रहते हैं, प्रोटॉन पे पॉजिटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव, दोनों एक दूसरे को रिपेल करने चाहिए, फिर भी साथ में रहते हैं बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। तो न्यूक्लियर फोर्स हमारा क्लास 12th का टॉपिक है, इस पे भी हमें चर्चा नहीं करनी है बहुत ज्यादा। और आप देख रहे हो समय क्या चल रहा है, 1642, 1727, तब न्यूक्लियर फोर्स की बात ही नहीं होती थी। वीक फोर्सेस हमारा केमिस्ट्री का टॉपिक है, तो इस पे भी हमको अभी चर्चा नहीं करनी है। तो अपने की जो बेसिक हमारी बातें हैं, जो हमारा आपसे डिस्कशन होना है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स से होना है, टेंशन फोर्स से, नॉर्मल रिएक्शन, स्प्रिंग फोर्स। क्या क्या, ग्रेविटेशनल, टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन, स्प्रिंग फोर्स, और फ्रिक्शन बाद में आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने टाइप्स ऑफ फोर्सेस थोड़ा आपको बताया। अच्छा, कई लोग इस पे कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट है, कई लोग बोलते हैं कि यार ऐसा नहीं है, दो ही तरह की फोर्स है, एक कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट। कई लोग बोलते हैं कि यार जो वीक फोर्सेस है ये कॉन्टैक्ट फोर्स का ही पार्ट होती हैं, क्योंकि कॉन्टैक्ट फोर्स को वो बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर है। कैसी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। पढ़ना ये सब विकिपीडिया पे, मजा आएगा। थोड़ा इंट्रोडक्टरी बातें, ज्यादा नहीं बात कर रहे इस पे। जैसे अपने स्टीफन हॉकिंग्स हैं, लेट एंड ग्रेट, तो वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि सारी फोर्सेस को हटा के हम कोई एक फोर्स ले आए जो सारी चीजों को एक्सप्लेन करे, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, कि सब फोर्सेस को हम यूनिफाई कर दें। तो इसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा डिस्कशन चलता है, यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस। बातें हैं यार सब, यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस में पाकिस्तान का पहला बंदा था जिसको नोबेल प्राइज मिली। अब तो मलाला को भी मिल गई है, पहले अब्दुल समद करके थे, ठीक है। ये फर्स्ट पर्सन था पाकिस्तान को जिसको नोबेल प्राइज मिला था। उन्होंने ये फोर्स बोला था, इसके साथ हम क्लब कर दे रहे हैं। तो बहुत से लोग काम कर रहे हैं कि सारी फोर्सेस को हटा के कोई एक फोर्सेस ले आए, पता नहीं वो कब होगा। अपन चलते हैं वापस 1642 से 1727 ब्लैक एंड व्हाइट जमाने में, अपन वापस पहुंच जाते हैं जहां अपन को होना चाहिए। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अपन टाइप्स ऑफ फोर्सेस तो देख ली, अब आइए अंदर अंदर हर फोर्स को पढ़ना स्टार्ट करें। तो बच्चों सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स को देख लो। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हम अभी बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि इसको डिटेल में आपको पढ़ना है जब ये चैप्टर आएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, मान लो यहां पे एक मास m है, ठीक। तो ग्रेविटेशनल फोर्स होती क्या है, वेट, ग्रेविटी, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको अर्थ अट्रैक्ट कर लेगा, इस मास को किधर अट्रैक्ट करेगा, टुवर्ड्स इट्स सेंटर, और वो फोर्स होगी mg। वेट किधर ऐड करता है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ऐसा मत बोलना। वेट ऐड करता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। वेट ऐड करता है किधर, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। कहीं पे भी आप रखोगे मास को तो वो किधर लगेगा, वेट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स कई बार एग्जाम में इसको kgf में दिया रहता है, तो आपको पता होगा ये kgf में 10 न्यूटन या 9.8 न्यूटन वगैरह, जो भी g की वैल्यू दी हो। g की वैल्यू 10 है तो 10, 9.8 है तो ये ले लेंगे। अच्छा बच्चों, तो ये सबसे पहली फोर्स हो गई वेट की फोर्स, इसकी वजह से ज्यादा बात नहीं करनी। बाकी ग्रेविटेशनल फोर्स का एक्चुअल फॉर्मूला Gm1m2 बटे
आर स्क्वायर। अगर दो मास है m1 और m2 और उनके बीच में डिस्टेंस है r, तो ऐसा लिखते हैं, बट उसके बारे में बात करेंगे जब ये चैप्टर खुलेगा। अभी सिर्फ वेट से मतलब था, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स देख लिया आपने। अगली फोर्स कौन कौन सी है कॉन्टैक्ट में अपनी, कौन कौन सी थी, कौन कौन सी थी बोलने का भाई? नॉर्मल रिएक्शन एंड टेंशन, है ना, नॉर्मल रिएक्शन एंड टेंशन। तो आइए नॉर्मल रिएक्शन की बात करें बच्चों। नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक मास रखा m, ठीक है, इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स यानी वेट की फोर्स नीचे की तरफ लगेगी, W इज इक्वल्स टू mg। क्या ये मास नीचे गिर रहा है? इसे अर्थ नीचे खींच रही है, पर क्या ये मास नीचे गिर रहा? नहीं गिर रहा। अगर ये नहीं गिर रहा तो इसके ऊपर की तरफ भी एक फोर्स लगी होगी इसके ऊपर, अरे तभी तो रुका होगा। इसको नीचे अगर अर्थ खींच रहा है, ये नहीं गिर रहा, मतलब कोई इसे संभालने के लिए ऊपर फोर्स लगा रहा होगा। कौन लगा रहा है? ये सरफेस। ये सरफेस इस पे ऊपर की तरफ क्या लगा रहा? नॉर्मल रिएक्शन। और ये नॉर्मल रिएक्शन कैसा होता है? परपेंडिकुलर टू सरफेस। सो नॉर्मल रिएक्शन कैसा होगा हमारा? परपेंडिकुलर टू सरफेस, या बच्चों स्पेसिफिकली बात करें तो परपेंडिकुलर टू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। नॉर्मल रिएक्शन बच्चों कब आता है? जब आपके पास कॉन्टैक्ट हो दो बॉडीज में। क्या हो? कॉन्टैक्ट हो, ठीक है। 99% केस में आता है, कई बार नहीं आता, मतलब जीरो हो जाता है कई बार, ठीक है। तो 99% केसेस में अगर बॉडी के बीच में कॉन्टैक्ट है, अगर क्या है? कॉन्टैक्ट, तो क्या लगेगा? नॉर्मल रिएक्शन। बच्चों जैसे इस सरफेस ने मास m पे नॉर्मल रिएक्शन लगाया, वैसे ही मास m इस सरफेस पे भी क्या लगाएगा? नॉर्मल रिएक्शन। क्योंकि फोर्स किस में अकर होती हैं? पेयर में। फोर्सेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। कौन सा लॉ? न्यूटन का थर्ड लॉ, ठीक है, पढ़ेंगे आगे, अभी इसकी बात नहीं कर रहे। तो जैसे इसने इस पे नॉर्मल रिएक्शन है, इसने इस पे कैसे लगेगा? परपेंडिकुलर। जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक स्फेरिकल बॉल बना लूँ और इसके ऊपर यहाँ पे इस जगह पे मैंने एक मास m रखा, ठीक है। अब मेरे को बताओ नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगेगा इस पे? ये सरफेस है, सरफेस के परपेंडिकुलर। खास बात ये है बच्चों कि सर्किल में जो भी नॉर्मल रिएक्शन होता है वो सेंटर से जरूर पास करता है। सर्किल में आप किसी भी पॉइंट पे परपेंडिकुलर बनाओगे तो वो कहां से पास करेगा? उसके सेंटर से। जैसे मान लो हम यहां मास m रख दे तो इस पे आप बनाओगे नॉर्मल रिएक्शन, और ये किससे पास करेगा? सर्किल के सेंटर से। इसी तरह से ये मास m स्फीयर के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, ये वाला मास m स्फीयर के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। सो नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। जैसे मान लो हम यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन ले लें, ठीक है, मैंने इंक्लाइन प्लेन ले लिया, ठीक है। अच्छा, यहां मान लो मैंने मास रख लिया m। अब बताओ इस पे नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगेगा? इंक्लाइन प्लेन के सरफेस के परपेंडिकुलर। ये नॉर्मल रिएक्शन सरफेस ने लगाया किस पे? मास m पे। इसी तरह से मास m लगाएगा किस पे? सरफेस पे। दोनों कैंसिल नहीं हो जाएंगे, दोनों अलग अलग बॉडी पे लग रहे हैं। नॉर्मल रिएक्शन ये वाला सरफेस ने लगाया है m पे, और ये वाला m ने लगाया है सरफेस पे, ठीक। तो नॉर्मल रिएक्शन क्लियर है, सरफेस के परपेंडिकुलर बनाना है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी फोर्स अपनी कौन सी है? टेंशन फोर्स, है ना। टेंशन फोर्स, जीवन में बहुत है टेंशन, टेंशन टी, ठीक है बच्चों। टेंशन कहाँ पे आता है? टेंशन आता है स्ट्रिंग वगैरह में, ठीक है। कहीं स्ट्रिंग वगैरह दिख जाए, कहीं रॉड वगैरह दिख जाए, ठीक है, कहीं चेन वगैरह दिख जाए, ठीक है। ऐसी चीजें जहां दिख जाए वहां पे अपना टेंशन फोर्स आ जाता है। जैसे मान लो ये हमने ऑब्जेक्ट यहां से लटका दिया, अब इस स्ट्रिंग में कौन सी फोर्स होगी? टेंशन की फोर्स। जैसे मान लो मास m का ऑब्जेक्ट है तो ये नीचे खींचेगा, किस फोर्स से? mg। क्या ये ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है? क्या ये ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है? भाई अर्थ इसको नीचे खींच रहा है mg से, पर ये नीचे नहीं गिर रहा, मतलब कोई इसे ऊपर भी खींच रहा, कोई इसे ऊपर भी खींच रहा। तो यहां से ऊपर की तरफ हमने बनाई कौन सी फोर्स? टेंशन की फोर्स, ठीक है, ठीक है। टेंशन की फोर्स कैसे बनी? ऊपर की तरफ। टेंशन की फोर्स कैसे बनाना है? जिस जगह भी बनाओ उस जगह से दूर जाती हुई। जैसे मान लो यहां पे एक मास m है, इसको मैं फोर्स F से इधर खींच रहा, मैंने स्ट्रिंग को फोर्स F से इधर खींचा, तो मास m को कौन सी फोर्स खींच रही? आपने स्ट्रिंग को खींचा, स्ट्रिंग खींचेगा मास m को, तो स्ट्रिंग में कौन सी फोर्स है? टेंशन। मास m से दूर जाती हुई। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। टेंशन का डायरेक्शन कैसे बनाना है? टेंशन का डायरेक्शन हमेशा अवे फ्रॉम पॉइंट, अवे फ्रॉम पॉइंट। चलिए एक और देखते हैं, एग्जाम्पल देखते जाइए, आता जाएगा समझ में। मान लीजिए यहाँ पे एक मास m है, यहाँ पे एक दूसरा मास है इसको बोल देता हूँ m1, इसको बोल दिया
M2, 2 मासेस ले लिए। ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए हमने इधर से फोर्स लगाई, ठीक है, तो यहां से फोर्स खींच रही, इसको कौन खींचेगा? टेंशन। तो मैंने यहां टेंशन बना लिया T, अवे फ्रॉम पॉइंट। अच्छा, अब इधर अंदर आओ, अंदर भी यहां भी टेंशन होगा अवे फ्रॉम पॉइंट। M2 पे टेंशन लगेगा इधर, M1 पे टेंशन लगेगा इधर, M2 पे अवे फ्रॉम M2, M1 पे अवे फ्रॉम M1। नहीं आ रहा। और ये टेंशन अलग होगा। जैसे इसको मैं बोल सकता हूं T1, स्ट्रिंग चेंज, टेंशन चेंज। क्या बोला रे मैं? स्ट्रिंग चेंज, टेंशन नहीं लेने को, टेंशन को सीखने को। स्ट्रिंग चेंज, टी चेंज। जब जब स्ट्रिंग चेंज होगी तब तब टी चेंज। देखो यहाँ पे स्ट्रिंग अलग थी, ये दूसरी स्ट्रिंग है, तो टेंशन चेंज। एंड टेंशन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम पॉइंट। अवे फ्रॉम पॉइंट को एक तरह से और समझ सकते हो, विच इज नोन एज छाता कंसेप्ट। ठीक है, छाता कंसेप्ट। छाता कंसेप्ट क्या कहता है कि तुमको जहां पे भी टेंशन बनानी है, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट पे तुम बैठ जाओ, है ना, इस मास पे तुम बैठ जाए। अरे मैं बैठ गया रे। अब यहां से तुम एक छाता खोल दो। क्या खोल दो? छाता। तो देखो छाता कैसे खुलेगा, इस तरफ ऐसे खुलेगा। जैसे यहाँ पे तुमको मान लो टेंशन बनानी है इस ऑब्जेक्ट के लिए, तो यहाँ तुम बैठ जाओ और यहाँ बैठ जाके तुम छाता खोल दो, तो छाता ऐसे ही खुलेगा इधर। तुम्हें यहाँ पे इस तरफ टेंशन बनानी है, यहाँ बैठ जाओ और यहाँ पे छाता खोल दो, ऐसे बनेगा। इस तरफ बनाना है तो इस तरफ छाता खोल दो, टेंशन। तो जहाँ पे भी तुमको टेंशन बनाना है वहाँ पे तुम बैठ जाओ, यहाँ पे तुम बैठ जाओगे और बैठ के अपना छाता खोल दोगे। जिस तरफ छाता खुलेगा वही टेंशन का डायरेक्शन होगा। या अवे फ्रॉम पॉइंट याद रखो, जैसे तुमको सही लगे, जैसे तुम्हें अच्छा लगे वैसे तुम याद रखो। तो हमने दो फोर्सेस की बात की आपसे, नॉर्मल रिएक्शन और टेंशन। और बहुत अलग अलग केसेस भी बन सकते हैं। मैंने तो आपको बहुत ही बेसिक सा केस दिखाया था। जैसे मान लो चलो अब टेंशन मार्क करो, अब टेंशन मार्क करो, ये मास m है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम बैठोगे, छाता खोलोगे, टेंशन ऐसे अवे फ्रॉम पॉइंट, इसको मैंने बोला T1। यहाँ बैठोगे, छाता खोलोगे, टेंशन अवे फ्रॉम पॉइंट T2। सर ऐसा क्यों बनाया, अलग अलग क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग चेंज तो टेंशन चेंज हो गई। और इस पे कौन सी फोर्स लगेगी? नीचे की तरफ mg। अभी उसकी बात तो करनी नहीं है, टेंशन की बात। अच्छा, इस जगह पे टेंशन का डायरेक्शन क्या होगा? इधर होगा T1। यहाँ डायरेक्शन क्या होगा? इधर T2, अवे फ्रॉम पॉइंट। अब कुछ बातें और समझो। टेंशन remains same until string remains same, और ये सब तब तक होगा, जैसे मैंने यहां भी T1 बनाया, यहां भी T1, जब तक स्ट्रिंग सेम है, टेंशन सेम, ये सब तब तक होगा जब तक हमारे सिलेबस में मासलेस स्ट्रिंग हो। कौन सी हो? मासलेस स्ट्रिंग हो, ठीक है। तो मैक्सिमम टाइम हमको मासलेस स्ट्रिंग ही देता है। आगे हम पढ़ेंगे मास वाली स्ट्रिंग भी, अभी बहुत बेसिक बात कर रहे हैं। तो मैक्सिमम टाइम मासलेस स्ट्रिंग होगी। मासलेस स्ट्रिंग में टेंशन क्या रहेगा? सेम, है ना। मतलब तुम जितने सवाल करोगे अपने पूरे 1-2 साल में, उसमें से 90% सवाल में टेंशन तब तक सेम रहेगा जब तक स्ट्रिंग सेम है, क्योंकि हमारी स्ट्रिंग कैसी होगी? मासलेस होगी, फ्रिक्शनलेस होगी, और बाकी सब चीज़ें बढ़िया होंगी, मस्त। ठीक है, समझ में आ रहा? चलिए मैं 1-2 क्वेश्चन आपको देता हूँ, अब आप उसमें टेंशन और नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन मार्क करेंगे। चलिए सब लोग कॉपी पेन निकाल लें। मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ, आप उसमें नॉर्मल रिएक्शन या टेंशन वगैरह जो भी है सब मार्क करेंगे, ठीक है? ठीक है ना, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये हमारा एक ब्लॉक, ये हमारा वेज, इसमें नॉर्मल रिएक्शन बनाइए और इसमें टेंशन बनाइए। चलिए, ये मास m1, ये मास m2। चलिए यहाँ पे आ जाएं। अब इस जगह पे नॉर्मल रिएक्शन वेज लगाएगा ब्लॉक पे, कैसे? परपेंडिकुलर, इसको मैंने n1 बोल दिया। और ब्लॉक लगाएगा वेज पे, कैसे? परपेंडिकुलर, इसको भी बोल दिया n1, ठीक है। यहाँ पे आइए, ये वॉल ब्लॉक पे लगाएगी ऐसे, इसको मैंने बोला n2, परपेंडिकुलर। और ब्लॉक लगाएगा वॉल पे ऐसे n2। यहाँ आइए सरफेस पे, ये सरफेस वेज पे लगाएगा ऊपर n3, और वेज सरफेस पे लगाएगा n3। वेज ने सरफेस पे लगाया n3, सरफेस ने वेज पे लगाया n3। इतने ही नॉर्मल रिएक्शन होंगे, और कहीं तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं, जहां जहां पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वहां नॉर्मल रिएक्शन। इस पे आइए, जल्दी से बनाइए भाई, जल्दी जल्दी। यहाँ पे टेंशन की फोर्स इस तरफ, मैंने बोला T1। यहाँ बताइए, मैंने बोल दिया T2। यहाँ इस तरफ T2, क्योंकि स्ट्रिंग सेम तो टेंशन सेम, अवे फ्रॉम पॉइंट, अवे फ्रॉम पॉइंट। यहाँ बताइए, मैंने लिखा T3। यहाँ भी बनाना चाहते हो T3। यहाँ बताओ T1, स्ट्रिंग सेम तो
टेंशन सेम, ठीक है। तो दो फोर्सेस मैंने आपको सिखाई, नॉर्मल रिएक्शन और टेंशन फोर्स, ठीक है। अब अपन बात करते हैं एक नई चीज के बारे में, इसको हम बोलते हैं FBD। FBD क्या है? फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम, व्हाट इज फ्री बॉडी डायग्राम? इसको डिटेल में समझिए क्योंकि इसके ऊपर आपको बहुत सवाल करने हैं, बहुत ज़्यादा। अभी फर्स्ट लॉ पे आए नहीं, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं चैप्टर में। फ्री बॉडी डायग्राम बच्चों क्या होता है? फ्री बॉडी डायग्राम में आप पहली बात तो जो बॉडी होती है उसको आप शो करते हो पॉइंट मास से। कैसे शो करते हो? पॉइंट मास से। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा अजम्पशन रहेगा इस पूरे चैप्टर में, और यहाँ से लेके 11th की पूरी फिजिक्स में हमारा एजम्पशन होगा कि हम बड़े बड़े ऑब्जेक्ट को छोटा छोटा पॉइंट मानेंगे, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें। जब बड़ी सी कार होगी तो हम पूरी कार बना के न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करेंगे, हम कार को एक पॉइंट बनाएंगे और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अब बंदर कहीं लटका हुआ है रस्सी से, तो हम बंदर बना के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, हम पॉइंट बना के करेंगे। तो हम सारे ही मास को, सारी ही बॉडीज को क्या बनाएंगे? पॉइंट मास। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है, हम उस पर शो करेंगे, वी विल शो ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। मेरी बात ध्यान सुनो, एक्टिंग ऑन इट, बाई इट वाली फोर्स नहीं शो करनी है, एक्टिंग ऑन इट वाली फोर्स, उस पर जो फोर्स लग रही सिर्फ उसको शो करोगे फ्री बॉडी डायग्राम में। वो जिस पे फोर्स लगा रहा उसको शो नहीं करोगे। तीसरा, फोर्स के लिए हमारे पास होना चाहिए एक रेफरेंस फ्रेम। एक रेफरेंस फ्रेम या ये बोल लें एक ऑब्जर्वर होना चाहिए। फोर्स कहां से दिख रही हो? कोई एक ऑब्जर्वर देख रहा हो फोर्स को। अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए फोर्सेस अलग अलग होती हैं। तुम्हारे लिए एक ऑब्जेक्ट पे हो सकता हो 3 फोर्स लग रही हो, और मैं अगर किसी और फ्रेम में बैठा हूं, मैं एक दूसरा ऑब्जर्वर हूं, मेरे लिए हो सकता हो उस पर 4 फोर्स लग रही हो। फोर्स डिपेंड करती है, मेरी बात ध्यान से सुनो, फोर्स, नंबर ऑफ फोर्स डिपेंड करती है ऑब्जर्वर पे। तो सही ऑब्जर्वर चुनना होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम हम वो ऑब्जर्वर चुनेंगे जो ग्राउंड पे होगा। कहां पे होगा? ग्राउंड पे, मोस्ट ऑफ द टाइम। ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर को हम बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम। सुना है क्या? इनर्शियल, नॉन इनर्शियल, थोड़ी देर में इस पे बात करने वाले हैं हम जब लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ाएंगे। तो मैक्सिमम टाइम हम ग्राउंड का ऑब्जर्वर, मैक्सिमम, नॉट एवरी टाइम, मैक्सिमम टाइम हम ग्राउंड का ऑब्जर्वर उठाएंगे। कई बार हमको पता है फ्रेम के अंदर घुसना पड़ेगा, नॉन इनर्शियल, और वो ऑब्जर्वर भी देखना पड़ेगा, और उसके हिसाब से फोर्सेस ड्रॉ करेंगे, और वही फोर्स शो करेंगे जो बॉडी पे एक्ट कर रही हो, और बॉडी को पॉइंट मास दिखाएंगे। अरे बात हो गई, आओ चलो देखते हैं क्या बोल रहा था इतनी देर से। जैसे मान लो यहाँ पे एक ब्लॉक रखा है मास m का, तो पहली बात इस ब्लॉक की जगह मैंने बनाऊंगा एक पॉइंट। अब इस पे फोर्स बताओ, एक नीचे की तरफ mg ब्लॉक पे, और ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन। जो फोर्स ब्लॉक पे लग रही बस वही शो करो। जैसे ब्लॉक सरफेस पे क्या लगाएगा? नॉर्मल रिएक्शन, तो ये फोर्स शो नहीं करनी। एक्टिंग ऑन इट, ब्लॉक पे कौन सी लग रही है? mg और n, तो मैंने उसको ड्रॉ कर लिया। कहां से देख रहे हैं हम? ग्राउंड फ्रेम से देख रहे हैं। कहां से देख रहे हैं? ग्राउंड फ्रेम से, ठीक है। तो बॉडी को पॉइंट मास से दिखाओ, सारी फोर्सेस को शो करो एक्टिंग ऑन इट, और किसी एक फ्रेम से पकड़ो फोर्स को, किसी एक फ्रेम से पकड़ो। जैसे मान लो अपन अपना ये क्वेश्चन ले लेते हैं। आओ देखो, ठीक, ये मास m है, इस पे लगने वाली सारी फोर्सेस को शो करिए आप। तो इस पे कौन कौन सी फोर्स लग रही है? एक तो वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगी mg, और एक ऐसे लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। तो मैंने मास m को पॉइंट बना लिया। क्या लगा इस पे? नॉर्मल रिएक्शन, और वर्टिकली डाउनवर्ड में क्या लगा? वेट mg। कहां से देख रहे थे? ग्राउंड से देख रहे थे। इस डायग्राम को हम बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? चलिए मेरे साथ बोलिए, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? फ्री बॉडी डायग्राम। क्या बोलते हैं? फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। एक और बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम, एक और बनाएंगे, चलिए बनाइए। एक चिक्र का आ गया, पुली का सवाल आ गया। बड़े दिन से वेट कर रहे थे ना, कुछ दिन बाद बोर हो जाओगे, पुली देख के कहोगे कितना पुली रे। चलो m1 m2 और पुली तीनों का FBD बनाओ। m1 m2 और पुली तीनों का क्या बनाओ? FBD बनाओ। पॉज करके खुद से बनाओ। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। m2 पे ऊपर की तरफ एक फोर्स टेंशन, नीचे की तरफ m2 पे क्या लगेगा? m2g इसका वेट। m1 पे नीचे की तरफ m1g इसका वेट, ऊपर की तरफ टेंशन। टेंशन सेम रहेगी कि डिफरेंट? हम आपको बोलते हैं पुली कैसी है? मासलेस। पुली कैसी है?
मासलेस। तो स्ट्रिंग क्या रह गई? सेम। स्ट्रिंग सेम तो टेंशन सेम। जब तक सिलेबस में बोले कि पुली मासलेस है, पुली मासलेस है, पुली फ्रिक्शनलेस है, कैसी है? फ्रिक्शनलेस है, मासलेस है, तब तक पूरी स्ट्रिंग में टेंशन सेम होगा। तो यहां पे भी टेंशन टी। ठीक है। अच्छा, तो M1 का हम बनाए डायग्राम। तो M1 को मैंने डॉट से दिखाया, M1 नीचे की तरफ M1G, ऊपर की तरफ टेंशन T। और कोई फोर्स इस पे लग रही है? नहीं। ये हो गया FBD इसका, फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम। M2 को इधर बनाए, ये डॉट M2, M2 पे नीचे की तरफ M2G, ऊपर की तरफ टेंशन T। पुली को बनाते हैं ये। तो पुली को कौन कौन खींच रहा होगा? इधर से टेंशन लग रही होगी। कैसे बनाया? अवे फ्रॉम पॉइंट, या तो पुली पे बैठ के छाता खोल दो, जिस तरफ देखना, इस तरफ देखना था ऐसे। यहां बनाया अवे फ्रॉम पॉइंट, इस पुली से अवे, तो यहां पे भी टेंशन T, टेंशन T। और एक ये स्ट्रिंग भी है, इस पे भी टेंशन लगेगा। अब इस तरफ टेंशन का डायरेक्शन क्या होगा? ऊपर की तरफ। अब इस टेंशन को मैंने बोला T1, चेंज कर दिया भाई, क्योंकि अब स्ट्रिंग चेंज हो गई है। ये स्ट्रिंग पुली से बंधी है। टेंशन का डायरेक्शन समझ में आ रहा है कि नहीं? यहां से देखा तो यहां से अवे, यहां से देखा तो यहां से अवे, यहां से देखा तो यहां से अवे। तो ये पुली का FBD मैं यहां बना रहा हूं। पुली को कैसे बनाओगे? पॉइंट से नीचे की तरफ इधर T, इधर भी T, ऊपर की तरफ T1। और क्योंकि पुली मासलेस है तो कोई mg नहीं आएगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज फ्री बॉडी डायग्राम, कि बॉडी को पॉइंट मास से दिखाओ, उस पर लगने वाली सारी फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर दीजिए।